हेलो बच्चों, सवाल एंड जवाब विद गुरुजी एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज मैं सवाल लूँगा मिस्टर राकेश, जो कि सालकिया विक्रम मेन विद्यालय का स्टूडेंट है। तो चलिए उसके सवालों का जवाब देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा वो है व्हाट इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? बच्चों सिंपली समझो, एक राजकुमार था, उसे अपने प्रिंसेस के पास जाना है। ठीक है, तो राजकुमार प्रिंसेस के पास कैसे जाएगा? दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि राजकुमार फ्लाइट पकड़ के अपने प्रिंसेस के पास जा सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि राजकुमार ट्रेन पकड़ के अपने प्रिंसेस के पास जा सकता है। ठीक है, अब समझो कि फ़्लाइट पकड़ने से उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर राजकुमार फ़्लाइट पकड़ता है तो फिर वहाँ उसको किसी स्टेशन पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ेगा और अगले ही पल प्रिंसेस के घर पर लैंड करेगा। और अगर वो ट्रेन पकड़ता है तो क्या होगा, तो राजकुमार को बहुत सारे स्टेशंस पे रुक के जाना होगा, और फिर उसके बाद वो प्रिंसेस के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो फ्लाइट अगर पकड़ता है तो राजकुमार डायरेक्ट पहुंचेगा, और अगर ट्रेन पकड़ता है तो राजकुमार स्टेप वाइज पहुंचेगा। इसी फ्लाइट को कहते हैं क्या मतलब ये जो प्रोसेस है जहाँ पर कि राजकुमार फ्लाइट पकड़ के प्रिंसेस के पास जाता है, इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन, जहाँ पर कि आर मतलब है रिएक्टेंट और पी मतलब है प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाए, मतलब वन स्टेप में बनाए, तो क्या कहेंगे उसको? एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाए, स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू जाके फिर प्रोडक्ट बनाए, तब उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? करेक्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ट्रेन है ये बहुत सारे स्टेशन पर रुकेगी। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में इन स्टेशंस को कहते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री अगर रिएक्शन होगा तो उसमें डजंट हैव एनी इंटरमीडिएट रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होगा कि इसका कोई एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता है, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलो तो उसमें हैव इंटरमीडिएट रिएक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? फ्लाइट पकड़ रहा है, मतलब सिंगल स्टेप में हो जा रहा है, तो इट इज़ ए वन स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो रहा है? ट्रेन पकड़ के जा रही है, बहुत सारे स्टेशन पे रुकते हुए जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है? एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इसको डिफाइन करने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफाइन करने में क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? कि एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन विच डजंट हैव एनी इंटरमीडिएट रिएक्शन एंड इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या कहेंगे? ये इस तरह का रिएक्शन है जिसमें कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, और ये क्या है? एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NO + O3 NO2 + O2, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसको यहाँ पर भी स्टार्टिंग प्रोडक्ट NO ही होगा। N2 + जॉल, पानी। ओके, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब क्या है? एक वन स्टेप रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाएगा, वो स्टेप वाइज होके जाएगा। अच्छा, तो स्टेप वाइज क्या क्या है? मतलब स्टेशंस कौन कौन से हैं, मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शंस कौन कौन से हैं? तो स्टेशन नंबर 1 में क्या होगा कि NO जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा N2 + H2O2, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप H2O2 फर्दर रिएक्ट्स विथ H2 टू फॉर्म H2O। बैलेंस कर देना। तो ये दो स्टेशंस हैं जहाँ पर कि रुकते हुए रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के पास पहुँचता है, मतलब राजकुमार अपने प्रिंसेस के पास पहुँचता है। अब ये देखो कि ये दोनों जो रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा? वन स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
मल्टी स्टेप। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, ये क्या है, दो, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, दो एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। हर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, देखो हर एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब हर इंटरमीडिएट रिएक्शन जो है वो वन स्टेप रिएक्शन है। इसका मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन को भी हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, बोल सकते हो ना। देखो N2 और H2 NO प्लस H2 आपस में कंबाइन करके जो ये प्रोडक्ट तैयार कराया है, ये तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इसमें सिर्फ इस रिएक्शन में तो कोई और स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। सिमिलरली ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इसको भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन से बन के एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तैयार होता है। हर एक मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ओके। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को ही मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मान लो कि जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ NO है और वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई वो कितनी हो गई, 2। करेक्ट। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, नहीं कुछ होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी निकालने का क्राइटेरिया क्या है कि रिएक्शन को एलिमेंट्री होना मैंडेटरी है। ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकलेगा। ये रिएक्शन देखो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, कोई स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ NO है और वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। ये रिएक्शन भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें देखो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 1 + 1 2 होगी। अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, मतलब इस तरह का कोई एक रिएक्शन है जहाँ पर कि A से कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना, एक है, तो उस केस में उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होगी 1। अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से 3 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं और फिर वहाँ से प्रोडक्ट तैयार होता है, तो फिर हम लोग इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी बोलेंगे, 1 + 2 = 3। ठीक है, तो सिंपली मॉलिक्यूलरिटी निकालने का क्या फंडा है कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन उसमें देख लेना है कितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मौजूद है, ऐड करेंगे, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में देखेंगे कितने रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, उसी के हिसाब से हम उसको बोलेंगे वेदर दैट एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर। ठीक है, याद रहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं और क्या है ये हम फिजिकली एक रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते जब तक कि ना हम एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन करें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही होगा। कैसे पता करेंगे, सपोज किसी, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट देखो कितना है, एक, रिएक्टिंग स्पीसीज एक, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1, रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जब पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को, तब मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया था ना, NO H2 N2N + जॉल दिया था। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये क्या है, 2 एलिमेंट्री रिएक्शन से लेके बना हुआ है। दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन क्या क्या था, एक था N2 + H2 था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कि दैट H2O2 रिएक्ट्स विथ H2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक, देखो बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखो कि इस
एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है देखो, 2 + 1 3 रिएक्टेंट, मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, ठीक, ट्राई मॉलिक्यूलर, बिकॉज इसमें जो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी है, 3। इस रिएक्शन में देखो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2, क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो है वो 2 है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसको क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे जस्ट उसको टोटल कर देना है, टोटल करने से ही हम लोग उस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं। जितने रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, अगर 1 होगा तो बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, अगर 2 होगा तो बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर, और अगर 3 होगा तो हम कहेंगे ट्राईमॉलिक्यूलर, ठीक है। रेट डिटर्मिनेशन ऑफ ए एलिमेंट्री रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन का हम लोग रेट की तरफ पता करेंगे। तो रेट पता करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करें, सपोज मान लो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जहाँ पर ए और बी कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब बीच में किसी स्टेशन में रुकना नहीं है, रिएक्टेंट कंबाइन किया, प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो इसका जब रेट डिटरमाइन करेंगे तो उतना लफड़ा भी नहीं है, स्टेशन में नहीं रुकना, मतलब कोई लफड़ा नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम सीधा रेट निकाल देंगे। दैट मीन्स R = K × A × B, जहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ ए रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, जस्ट उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अगर इन केस यहाँ पर कुछ अगर कोफिशिएंट रहता, मान लो यहाँ पर a और यहाँ पर स्मॉल b, ऐसा कुछ होता है जहाँ पर a और b मतलब कोई भी इंटीजर हुआ, मतलब 1 2 3 एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर हुआ a और b, a मतलब 1 हो सकता था, b मतलब 3 हो सकता था, कोई भी इंटीजर हो, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, अच्छा सपोज ऐसा एक रिएक्शन होता, चलो यही रिएक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a × b। अब जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, 2 और 3 है तो 3 इसके पावर में चला गया, मतलब इसके लिए रेट का वैल्यू क्या होगा, रेट ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए K A² और B Q, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म किसे कहते हैं। बच्चों राजकुमार को प्रिंसेस के पास जाना है ना, तो जो पथ वो फॉलो करेगा उसी पथ को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के पास जाता है तो वो किसी पथ से होके जाता है, ठीक है, उसी पथ को, उसी रास्ते को, उसी पथवे को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पथवे क्या हो सकता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट से होके जा सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैं बोलूँ तो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि वो पथ में क्या होगा, बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस होंगे, मतलब बहुत सारे स्टेशंस होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या होगा कि सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस होगा, हाँ। तो इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन से होते हुए क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ये जानने के पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया था ना, चलो फिर से उस एग्जांपल पर आते हैं। वो एग्जांपल क्या था, NO + H2 N2 + H2, ये मेरा मेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। इसमें क्या थे कि ये रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट क्या है, कुछ सर्टेन पथ फॉलो करता है। वो पथ क्या है, कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शंस के पथ हैं। तो पहला जो रिएक्शन था वो क्या था, NO + H2 N2 + H2O2 and next one is H2O2 further reacts with H2 to form H2O, ये था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसमें मेन रिएक्शन में और ये जो दोनों इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो मेन रिएक्शन में है नहीं। देखो N2 है, N2 है, हाँ है, NO है, NO है, H2 है, H2 है, H2 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 H2, क्या नहीं है, H2O2, ये इसमें है नहीं है। इसी को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट।
मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कंपाउंड होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब मेनी एलिमेंट्री रिएक्शंस को से होते हुए प्रोडक्ट तक पहुंचता है, तब रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कंपाउंड है जो पहले रिएक्शन में इवॉल्व होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, और इसीलिए अल्टीमेट रिएक्शन में हमको वो चीज़ दिखता नहीं है। तो उसी को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो वन स्टेप में इवॉल्व होता है और फिर सब्सिक्वेंट स्टेप में कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो गया, H2O2। बच्चों एक चीज़ और ख्याल रखना कि दो टर्म है, एक है क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट रिएक्शन, दोनों में फ़र्क है। इंटरमीडिएट रिएक्शन और रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन दोनों में फ़र्क है। इंटरमीडिएट रिएक्शन किसको बोल रहे हैं कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो। इन दोनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, देखो H2O2 तो इंटरमीडिएट है, देखो इन दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे, इन दोनों रिएक्शन को रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, मतलब इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट है, H2O2, क्लियर। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कौन सा है, H2O2, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में ये अपीयर हो नहीं रहा है। और इंटरमीडिएट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने सारे इंटरमीडिएट से होते हुए अपने प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, तो उन सारे स्टेप्स को कहते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पकड़ लो, जैसे मैं यहाँ पर पकड़ूंगा NO2 + CO NO + CO2, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, देखो ये कंपोज्ड हुआ है फ्रॉम 2 इंटरमीडिएट रिएक्शन, मतलब हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये भी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन से होते हुए अल्टीमेट अपने प्रोडक्ट तक जाएगा। वो दोनों रिएक्शंस क्या क्या हैं, तो पहला है NO2 + NO2 बनाया NO3 + NO, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो NO3 है ये फिर CO के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के क्या बनाएगा, NO2 + CO2। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कंपोज्ड हुआ है फ्रॉम 2 इंटरमीडिएट रिएक्शंस। अब देखना क्या है कि इन दोनों इंटरमीडिएट रिएक्शंस में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, मतलब सबसे धीरे धीरे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसको होने में टोटल लगता है 10 मिनट्स, और इस रिएक्शन को होने में लगता है टोटल 5 मिनट। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हो गया, ज़्यादा टाइम तो ये रिएक्शन ले रहा है, इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप हो गया ये हो गया स्लो, ठीक है। तो जो भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इंटरमीडिएट रिएक्शंस जो भी होंगे उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वही बताएगा कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या है। तो स्लोएस्ट स्टेप ये है, यही बताएगा कि रेट क्या है, मतलब यही जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब रेट कैसे पता करेंगे, तो सिंपली R प्रोपोर्शनल टू इस स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं, तो रिएक्टिंग कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 NO2 है। दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली K × NO2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखकर हम लोग रेट पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ लैब में ही पता किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली ही पता किया जा सकता है। जस्ट एक रिएक्शन को देखकर हम बता नहीं सकते हैं कि उसका RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली करेंगे, फिजिकली हम देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। तो सिंपली याद क्या रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं उसमें देखना क्या है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोएस्ट स्टेप में देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मौजूद हैं, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मौजूद होंगे उसी से हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल लेंगे। एक और चीज़, यहीं से हम उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, मतलब जो भी कोफिशिएंट यहाँ आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। मतलब यहाँ पर
इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। ठीक है। सिमिलरली मान लो कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट मोर देन 1, 3-4 रिएक्टेंट है, A B C, इस तरह से एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। इसमें देखेंगे बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं, लेकिन जो सबसे स्लो है उसमें देख क्या रहे हैं कि सिर्फ B इन्वॉल्व है और कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू B टू द पावर 1, यही रेट हो जाएगा और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। भले उस रिएक्शन में, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट मौजूद हो, लेकिन हमको देखना क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है और उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप में देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सिर्फ उसी रिएक्टेंट का, और जितना भी कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा उसका ऑर्डर। सिमिलरली अगर इसी रिएक्शन में, अगर रिएक्शन में हम देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं B और C, तो R प्रोपोर्शनल टू B इंटू C हो जाता है और फिर 1 + 1 इज इक्वल टू उसका ऑर्डर कितना हो जाता है 2। ठीक है, क्लियर। जेई मेन लेवल का एक न्यूमेरिकल राजेश ने पूछा है। वो न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाँ, और उसमें अच्छा सबसे पहले चूँकि स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से पढ़ लो ये न्यूमेरिकल ने क्या बोला है, मैं समझा दे रहा हूँ। H2O2 जो है वो पहले डिकम्पोज हो रहा है, तो H2O2 डिकम्पोज इस तरीके से होता है, इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है कब, 50 मिनट में डिकम्पोज हो रहा है 0.5 से लेकर 0.125 m। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K हम लोग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू 2.303/T log A/A-x, यहाँ पर A क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A-x क्या है, रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स 2.303/T 50 मिनट log A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.5 और फाइनल 0.125। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके मेरा K का वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा 0.027। यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब m कैंसिल आउट हो जाएगा। ये T है, टाइम कितने में दिया है, मिनट में, इसका मतलब जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद मुझे करना क्या है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन पहुँचेगा 0.05 तक, यहाँ तक बच्चों नोट कर लिए। अब इसके बाद देखो, इसके लिए अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -12 d ऑफ H2O2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d फॉर H2O डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d फॉर O2 डिवाइड बाई dt। ये रेट इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो मुझे करना क्या है, अगर मैं इसको अगर करूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, K इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन, लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स K का वैल्यू कितना है मेरा 0.027 इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दिया हुआ है क्या 0.05। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा वैल्यू आएगा 1.39 इंटू 10⁻3। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली मोल पर मिनट, बिकॉज ये क्या है, मोल में है, और ये क्या है, ये जो वैल्यू K का वैल्यू किस में आया था, पर मिनट में, और H2O2 का वैल्यू क्या है, मोल में है, तो क्या लिखेंगे, मोल पर मिनट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है कि मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, ये वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरा ये वैल्यू निकल कर आ गया कितना, इतना। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -12 इंटू dH2O2 डिवाइड बाई dt। ये जो वैल्यू आया है इंक्लूडिंग दैट नेगेटिव रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, ये जो वैल्यू आया है वो है 1.39 इंटू 10⁻³
इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 6.93 इंटू 10⁻⁴। तो ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अगला न्यूमेरिकल देखो। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या बोल रहा है। अगला न्यूमेरिकल देखो बोल रहा है कि एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसेस एल्डिहाइड इनिशियली एट प्रेशर इतना, मतलब टी दिया हुआ है 518 डिग्री सेल्सियस, गैसियस एल्डिहाइड है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 363 टॉर। ठीक है, से फॉलो हुआ था। तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड के लिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, माइनस डी फॉर एसिटल्डिहाइड डिवाइड बाई डी टी, यही है मेरा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वैसे इनिशियली एट प्रेशर इतना वॉज 1.00 टॉर, ठीक है, पर सेकेंड। व्हेन 5% हैड रिएक्टेड, अच्छा 5% हैड रिएक्टेड, तब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हम क्या अल्टीमेट रिलेशन लिख सकते हैं, K इंटू CH3CHO कितना होगा मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मुझे रिएक्शन तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर 2 होगा ना 1 होगा मुझे नहीं मालूम, तो अल्टीमेट क्या लिखेंगे X। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा कितना परसेंट रिएक्ट हुआ है, 5% रिएक्ट हुआ है, तो बचा कितना 100 माइनस 5, परसेंट में दिया हुआ है इसलिए डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, x का वैल्यू नहीं मालूम, दैट मीन्स 1 इक्वल टू इतना। ठीक है, सिमिलरली एक और चीज़ दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है 0.5 टॉर व्हेन 33% हैड रिएक्टेड, मतलब 0.5 टॉर व्हेन इसका वैल्यू 33%, मतलब क्या हो जाएगा होगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके के कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेट जो वैल्यू आएगा वो आएगा, करके देख लेना, x और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, मेरा मेल आईडी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो इस मेल पर बेझिझक भेजो, मैं जितनी जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। टाटा।